इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। खबर दिन भर के साथ सबसे पहले बात पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई एक बार फिर जो वृद्धि है उसकी खबर से। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में ₹2.61 जबकि डीजल की कीमत में ₹2.71 की बढ़ोतरी हुई है। अब दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12 प्रति लीटर जबकि डीजल ₹95.20 प्रति लीटर हो गया है। इन कीमतों के बढ़ने के बाद से राजनीतिक संग्राम भी छिड़ गया है। सत्ता पक्ष इसे वैश्विक समस्या बता रहा है तो विपक्ष इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर ईंधन के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। पेट्रोल ₹102 प्रति लीटर के पार पहुंच गया है जबकि डीजल ₹95 से ऊपर बिक रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम भी तेज हो गया है। सत्ता पक्ष इसे वैश्विक संकट बता रहा है। एनडीए नेताओं ने कहा कि सरकार इसको कंट्रोल करने के प्रयास कर रही है। तो दिक्कत सारा दुनिया की तरफ नजर बुलाई एकदम। पिछले 3-4 साल से क्या चल रहा है। कुछ देशों में तो पेट्रोल डीजल मिलता ही नहीं है। रात भर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑयल कंपनियों को नुकसान होते हुए भी लोगों को राहत दी थी। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया कि कुछ ना कुछ दाम बढ़ाना पड़ेगा। उतना ही मिनिमम बढ़ाया गया है। परिस्थिति अपने हाथ में नहीं है। पेट्रोल, गैस, डीजल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए दुनिया का साथ तालमेल रख के हम लोग चलना पड़ रहा है। परिस्थिति स्वाभाविक होगा तो पहले लोगों को ही राहत मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की चिंता, लगातार प्रयास के कारण कम कुछ तो बढ़ेगा ही जो हालत है वैश्विक संकट। इसीलिए उस अनुपात में प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हैं। तो कुछ जो पेट्रोलियम कंपनियों को इतना भारी नुकसान हो रहा है तो पेट्रोलियम कंपनियां कुछ न कुछ तो बढ़ाएगी। पेट्रोलियम उत्पाद में भारतवर्ष आत्मनिर्भर नहीं है। हम विदेश से आयात करते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद का बढ़ोतरी होना इसका मूल कारण है पश्चिम एशिया में जारी संकट। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति जो है उसके चलते दुनिया इस चुनौती से जूझ रहा है। जो देश पेट्रोलियम में उत्पादक राष्ट्र नहीं है उनको चुनौती। 10 दिनों में चौथी बार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि पर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी उन्हीं लोगों को खत्म करना चाहती है जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है। महंगाई की चौथी किस्त है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, भाजपा को इसकी बधाई। ₹8 तक तेल के दाम बढ़ गए हैं पिछले 12 दिनों में। यूपीए का शासन था, $140 पर क्रूड ऑयल था, हमने तेल ₹60 में बेचा। आज $105 का तेल है, उसके बाद भी ₹100 के पार तेल कर दिया है। पिछले 10 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम ₹7.5 बढ़ चुके हैं। कोई शहर, कोई राज्य ऐसा नहीं है इस वक्त पूरे देश का जहां ₹100 से कम में पेट्रोल मिलता हो। बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों में ₹110 के भी पार पेट्रोल जा चुका है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिन लोगों ने उनको वोट दे के सरकारें बनवाई, उन्हीं लोगों को अब महंगाई से खत्म करना चाहते हैं, उन पे महंगाई की मार डालना चाहते हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे ज्यादा चिंता आम आदमी को सता रही है। लोगों की मांग है कि सरकार जल्द कोई ऐसा कदम उठाए जिससे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके और आम जनता को राहत मिल सके। और अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उत्तराखंड में मिशन 2027 को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम भर नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव का राजनीतिक ब्लूप्रिंट
माना जा रहा है। 28 मई से शुरू हो रहे इस दौरे में संगठन से लेकर सरकार तक का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र मिलेगा और बूथ से लेकर सत्ता तक की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी इस दौरे को संगठन में नई जान फूंकने वाला मान रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बीजेपी को जनता के मुद्दों पर घेरने की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है। चाहे बंगाल में हो चाहे उत्तराखंड में, हम उत्तराखंड में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सच्चाई की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने को कुर्बान करना होगा, कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, जो भी हों, लेकिन हम सच्चाई के साथ जनता के बीच जाएंगे। हमारा संकल्प है कि हमको हमारे शहीदों के सपनों के अनुसार बिहार शहर को राजधानी बनाना है। हमारा सपना है कि हम जो हाथ बिना काम के हैं, हर परिवार को एक सरकारी रोजगार देना है। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि हमने खुशहाल उत्तराखंड बनाना है। हमारा संकल्प है कि हमने महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये हमारा संकल्प है। और इस लड़ाई में हमारे सामने अमित शाह जी हों, हमारे सामने मोदी जी हों, हमारे सामने कोई भी हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम अपने गार्ड गदीरों के जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। हम उत्तराखंड की पवित्रता की जो हमारी पहचान है, उस पवित्रता की पहचान के साथ इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका प्रथम देवभूमि आगमन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनके स्वागत की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। कल पदाधिकारी बैठक में उनके कार्यक्रम के स्वरूप को हमने अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आएंगे और उसी दिन कोर कमेटी की बैठक और मंत्रिपरिषद के जो माननीय हमारे सदस्य हैं, उन सबका बैठना होगा। इसके साथ साथ अगले दिन 29 तारीख को जहाँ वो बूथ की बैठक को संबोधित करेंगे, वहीं एक बूथ के कार्यकर्ता के घर पर उनका जलपान है। बूथ के कार्यकर्ता के साथ भी समन्वय स्थापित करना इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ की इकाई को ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानती है। उसी दिन फिर सांसद विधायकों की बैठक रहेगी। प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी बैठक रहने वाली है। और फिर 29-30 तारीख को 18 से 35 साल के युवाओं के साथ एक उनकी संवाद का कार्यक्रम रखा हुआ है। पूरा दौरा 2027 के चुनाव में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की दृष्टि से कार्यक्रम है, जहां हर नगर पालिका, नगर निगम के जो हमारे सभासद हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। एक प्रकार हर व्यक्ति को चुनाव में लगाना, एक एक कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट पूरे चुनाव में दिखाई दे और हर व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण ये अध्यक्ष जी के 3 दिन के प्रवास के अंतर के तहत हम सबके सम्मुख होगा और 2027 के लिए हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के लेक टाउन में ममता बनर्जी की सरकार की ओर से लगवाई गई फुटबॉलर मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा हवा में हिल रही है। ये पूरा जो मामला है हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये गिरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। ये प्रतिमा अगर गिरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे मूर्ति लगवाई गई जो हवा के झोंके से हिलने लगी है। विवेकानंद की मूर्ति छोटी और मेसी की मूर्ति बड़ी, पैरों से भी नीचे। ये विवाद याद है आपको? अब वही मेसी की मूर्ति हवा में हिल रही है, मतलब हवा के झोंके से हिलती दिख रही है। मामला पश्चिम बंगाल के कोलकाता का है। यहाँ के लेक टाउन में ममता बनर्जी की सरकार की ओर से लगवाई गई फुटबॉलर लियोनेल मेसी की प्रतिमा हवा से ही हिलने लगी।
मतलब अगर ये गिरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसे कैसे मूर्ति लगवाई गई जो हवा के झोंके से हिलने लगी। तस्वीरों में आप खुद देखिए कैसे ये मूर्ति आगे पीछे हो रही है। इस तरह के तमाम वीडियो वायरल हुए तो अब टीम इसकी मरम्मत करने पहुंची है। पहले आप टीम की बात सुनिए। মেসি পুরো দুলছে, হাওয়া দিলেই দুলছে। ওর যে দুটো লেগ আছে, লেগটা শুধু পাগুলো উঁচু নিচু হয়ে একবার উঠছে একবার নামছে, যার জন্য কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, মানে হাওয়াতে পড়ে যেতে পারে নিচে। তো এটা কি আপনারা জানাবেন, এখন রিপোর্ট দেবেন? হ্যাঁ, এটা আমরা রিপোর্ট দেবো যে এই ঘটনা হচ্ছে, সাহেবরা আসছে, সাহেবরা দেখবে, আমরা যে ডিসিশনগুলো যা দেবে সেভাবে একটু কাজ করা হয়। আপনার কি মনে হয় এটা কি এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত? এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ এখানে যা অবস্থা আছে, এখানে কিভাবে কি আছে সেভাবে ফাউন্ডেশন বোর্ড তো ঠিক আমরা জানি না। অতএব ফাউন্ডেশন বোর্ড নতুন করে করলে এগুলো সব ঠিক থাকবে, তাছাড়া এগুলো উল্টে যে কোনো মুহূর্তে উল্টে পড়ে যেতে পারে। 70 फीट ऊंची प्रतिमा का हवा के झोंके से हिलना बड़े सवाल खड़े करता है। ये वही प्रतिमा है जिस पर बवाल भी हुआ था। बीजेपी ने तत्कालीन ममता सरकार पर सवाल उठाए थे कि क्या मेसी विवेकानंद से बड़े हो गए, जो उनकी प्रतिमा इतनी बड़ी और पैरों से भी नीचे विवेकानंद की प्रतिमा है। दरअसल 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने गोट इंडिया टूर 2025 के तहत 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। कोलकाता में उनके दौरे के दौरान भी जमकर बवाल हुआ था। अव्यवस्था की वजह से मैदान में कुर्सियां टूटी दिखी थी। अब आलम यह है कि जिस मेसी के सम्मान में प्रतिमा लगाई गई थी, अब वही प्रतिमा सिर्फ हवा। राष्ट्रपति भवन में हुए एक खास समारोह में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को कला में उनके शानदार योगदान के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जब उनकी पत्नी हेमा मालिनी ये ऐतिहासिक सम्मान लेने के लिए स्टेज पर आई तो वो अपने गुजर चुके पति की यादों में पूरी तरह खो गईं। उनके चेहरे पर गर्व के साथ साथ किसी अपने को खोने का गहरा दर्द भी साफ दिख रहा था। उनके साथ मौजूद उनकी बेटी आहाना देओल की आंखों में भी आंसू आ गए। भूपेश बघेल ने रायपुर में झीरम घाटी मामले को लेकर राज्य की मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सही माना था, लेकिन नई सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के अनुसार ये रुख दर्शाता है कि सरकार या भारतीय जनता पार्टी झीरम घाटी मामले की जांच आगे बढ़ाने के प्रति गंभीर नहीं है। हम आपको बता दें कि झीरम घाटी हमला 2013 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की नक्सली हमले में मौत हो गई थी। यह मामला लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बना हुआ है। चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के निर्णय को सही माना था, लेकिन नई सरकार है उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी झीरम के मामले में उनका नकारात्मक रवैया है। वो नहीं चाहते कि इसमें कोई जांच हो तक के पहुंचा जाए। और क्यों नहीं चाहते, ये एक बड़ा प्रश्नवाचक है कि अभी तक के उस दिशा में क्यों नहीं बढ़े। दूसरा ये है कि अभी 12 दिन हुए हैं चुनाव समाप्त हुए और 8 रुपया पेट्रोल और डीजल में बढ़ गया है। और ये राहुल जी पहले ही बोले थे, डीजल अब कहीं मिल नहीं रहा है। पहली बात तो रेट बढ़ रहा है, दूसरा मिल नहीं रहा है। ऐसे में ट्रांसपोर्टिंग प्रभावित होगा और उसके कारण से जो खुदरा जो मूल्य है उसमें वृद्धि होगी, ब्लैक मार्केटिंग होगी, तेजी से सभी जो दैनंदिन उपयोग की जो वस्तु है उसकी कीमतें बढ़ेगी। तो ये और इस मामले में केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो वो मौन है। ये आम जनता के लिए बेहद
चिंता का विषय है। अभी खेती किसानी के सीजन है, सरकार कहती है कि 80% DAP मिलेगा, लेकिन किसी भी सोसाइटियों में चल दीजिएगा, किसी किसान को DAP की बोरी भी नहीं मिल रहा है। और मार्केट में 1300 DAP 2500 में और 266 रुपया की यूरिया 800 और 1000 रुपया बोरी में मिल रहा है। तो खेती भी महंगा होगा और उत्पादन भी प्रभावित होगा। इसका मतलब ये है आने वाले वर्ष में खाद्यान्न सामग्री की कमी ना हो जाए। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद धार भोजशाला देश में सुर्खियों में बनी हुई है और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को धार प्रवास पर पहुंचे। गंगा दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐतिहासिक भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन और पूजन किया। सीएम यादव के दौरे पर श्रद्धालु खुश दिखे। उनके माने तो अब भोजशाला में जल्द ही सरस्वती मां की मूर्ति की लंदन से वापसी भी होगी। में मंदिर बना है हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद धार भोजशाला सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को धार पहुंचे। यहां गंगा दशहरे के मौके पर उन्होंने ऐतिहासिक भोजशाला में मां वाग्देवी के दर्शन और पूजन किया। सीएम मोहन यादव के दौरे पर श्रद्धालु खुश दिखे। उनकी माने तो अब भोजशाला में जल्द ही सरस्वती मां की मूर्ति की लंदन से वापसी होगी। श्रद्धालु सरकार से अच्छा मंदिर बनवाने और वापस से हिंदुओं का विश्वविद्यालय बनवाने की मांग भी कर रहे हैं। से जल्द होगा ये सब, जल्द से जल्द यहाँ पे जो संस्कृत पढ़ाई जाती थी वह वापस से पढ़ाई चालू हो जाएगी। सब जो पहले दोहराया जाता था वही होगा। शाला खुल गई और माँ सरस्वती आ जाए जल्दी से और विराजमान हो जाए। हमको बहुत खुशी है कि माँ सरस्वती जल्दी से जल्दी आ जाए मंदिर में। जैसा अभी अब चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो माँ सरस्वती आ जाए और मंदिर बहुत अच्छा बन जाए, ये हम चाहते हैं। और हमारी 5वीं पीढ़ी है जो हम संघर्ष कर रहे हैं भोजशाला के लिए। कि सब जानते हैं कि ये एक राजा भोज की नगरी थी और ये विश्वविद्यालय के नाम से प्रख्यात था भोजशाला, जिसमें देश के साथ विदेशी लोग भी आके यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। तो आज अब जब भोजशाला हिंदुओं की वापस पुनः हो गई है तो अब यही प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको पुनः विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए और भोज शोधपीठ की भी स्थापना की जाएगी यहाँ पे। मतलब और माँ वाग्देवी को जल्द से जल्द प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लंदन से लाके और मंदिर में स्थापित किया जाए। 700 वर्ष का संघर्ष तो रहा। पहले विद्यार्थियों ने, उनके गुरुजनों ने, फिर उसके बाद जो पीढ़ी जिसने इसे संभाला उन्होंने, उसके बाद जो मुगल शासन ने किया वो तो ऐसा था कि जो दरअसल अभी आपको जानकारी में आया ही होगा, इसको खंड वंड कर रखा था। और सतत अभी जो 40 वर्षों से चल रहा था उसमें ये पल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा अवसर हिंदू समाज को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ जो आज हमें प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भोजशाला परिसर और पूरे धार शहर में उत्सव जैसा वातावरण दिखाई दिया। जगह जगह पर स्वागत मंच बनाए गए थे और लोगों में ये विश्वास बिल्कुल साफ झलक रहा था कि अगर राज्य सरकार गंभीर पहल करती है तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के स्तर पर भी मां वाग्देवी की प्रतिमा की वापसी का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जो भी यहाँ पर अभी तक पूजन होते आया है, यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से अभी तक पूजन होते आया है उसमें कुछ नए प्रकार के जो डेवलपमेंट होते हैं, नई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड की जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पहले जो होता था कि एक टाइम की मंगलवार की आरती होती थी, अभी जो प्रति दिवस होने लगी है, इसी प्रकार नई नई चीज़ें जो मंदिर में प्रतिदिन होना चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर धीरे धीरे लागू की जाएगी। आने वाले समय में हम यही चाहेंगे और यही सोचेंगे कि यहाँ जो मंदिर है और यहाँ की जो प्लानिंग चल रही है सरस्वती लोक बनाने की, तो उस प्लानिंग को यहाँ पर पूर्णतः यहाँ पर लागू किया जाए और उसी प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाए और एक भव्य प्रकार से मंदिर और लोक को निर्माण किया जाए। सीएम मोहन यादव ने हवन कुंड में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ में आहुति भी दी। इस दौरान जय मां सरस्वती के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठा। मौजूदा श्रद्धालुओं ने इसे वर्षों बाद आया एक विशेष
और ऐतिहासिक अवसर बताया है। दरअसल 15 मई को इंदौर खंडपीठ ने हिंदू पक्ष को साल भर पूजा अर्चना करने की अनुमति भोजशाला में दी थी। इस फैसले के बाद पहली बार किसी मुख्यमंत्री का भोजशाला में पहुंचना हुआ है। राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरिए से ये बेहद अहम माना जा रहा है। और इसी के साथ खबर दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।